उन्होंने कुछ पल रुककर दोनों की आंखों में देखा, फिर और भी भारी आवाज में बोले, अब आप इसे मेरी विनती समझिए या फिर धमकी, ये आप पर है, लेकिन आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उनकी आंखों में अपने ताता के लिए डर और लाचारी साफ झलक रही थी। भैरवी ने उनकी भावनाओं को समझते हुए तुरंत गंभीर होकर कहा, हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं इस बात को गुप्त ही रखूंगी। ऐसे किसी मामले में मैं लापरवाही नहीं कर सकती। जब वेणुगोपाल जूनियर ने यह सुना तो उन्होंने हर्ष की तरफ देखा। हर्ष ने हल्की सी लाचारी भरी मुस्कान के साथ लेकिन पूरी सच्चाई के साथ कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूं और किसी भी मरीज की जानकारी बाहर किसी को भी ना देना हमारा सबसे पहला नियम है। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई और पेशे की ईमानदारी थी। यह सुनकर वेणुगोपाल जूनियर कुछ पल तक गहरे भावों के साथ हर्ष को देखते रहे। उनके अंदर जैसे कोई सोच चल रही थी। सच कहें तो वह हर्ष को सिर्फ भैरवी की वजह से अपने ताता से मिलने दे रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब तक जो भी लोग आए थे वह चापलूसी करते थे, खानदान की तारीफ करते थे और अपनी नीयत छुपाते थे, पर हर्ष, वह उनके ताता को सिर्फ एक मरीज की तरह देख रहा था, न ज्यादा न कम। वेणुगोपाल जूनियर ने दरवाज़ा खोलते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्लीज़ अंदर आइए। उनकी आवाज़ में औपचारिकता तो थी, लेकिन उसके पीछे छुपी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। फिर वो हर्ष और भैरवी को साथ लेकर अंदर आए। अंदर आते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वहाँ 5 से 6 बुजुर्ग बैठे थे, जिनकी उम्र 70 से 80 साल के बीच लग रही थी। उनके चेहरों पर अनुभव तो था, लेकिन साथ ही थकान और चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन हर्ष ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़रें सीधे उस बिस्तर की तरफ गईं, पर वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए उसके मन में हल्की सी हैरानी हुई। तभी उसकी नज़र पास रखे एक बड़े लकड़ी के टब पर पड़ी। उस टब के अंदर एक बूढ़ा इंसान लेटा हुआ था। वही थे शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल। उनकी हालत देखकर हर्ष के अंदर एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। शरीर निढाल, सांसें धीमी और माहौल में फैली दवाइयों और सड़न की मिलीजुली गंध। हर्ष उन्हें ध्यान से देख ही रहा था कि इधर भैरवी और हर्ष के आने के बावजूद किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। शायद इसलिए क्योंकि वेणुगोपाल जूनियर अक्सर ऐसे लोगों को यहां लाते रहते थे। वेणुगोपाल जूनियर ने धीरे से कहा, आप दोनों बैठ जाइए। फिर उन्होंने हर्ष को मेडिकल रिपोर्ट्स देते हुए कहा, ये मेरे ताता की रिपोर्ट्स हैं, आप पहले इन्हें देख लीजिए। यह सुन हर्ष ने रिपोर्ट ले ली, फिर एक एक करके पेज पलट कर रिपोर्ट देखने लगा। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी, जैसे हर शब्द के पीछे छुपे सच को पकड़ लेना चाहता हो। साथ में बार बार वो शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल को भी देख रहा था, जो लकड़ी के बड़े से टब में बेसुध पड़े थे। अगर हर्ष की आयुर्वेदिक शैली की बात की जाए तो उन रिपोर्ट से बेहतर वह खुद अपनी आंखों से देखकर मरीज की जांच कर सकता था, और शायद इस वक्त वही कर भी रहा था। बहरहाल यह देखकर वेणुगोपाल जूनियर ने एक गहरी थकी हुई सांस ली, मानो उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही हों। असल में यह कहा जाता था कि भैरवी चोला एक बहुत बड़ी हस्ती थी। चाहे उसके फैमिली बैकग्राउंड की बात हो या फिर उसकी ताकत की, वह दोनों में ही सबसे आगे थी। इसी वजह से वेणुगोपाल जूनियर को लगा था कि भैरवी किसी खास इंसान को ला रही है जो उनके ताता को बचा लेगा। लेकिन हर्ष को ऐसे खोए और चुप देखकर उनके दिल में उठी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगी थी। इसलिए वह बाकी डॉक्टरों के पास गए और हल्की कांपती आवाज में पूछा, वैद्यराज, क्या पिछले 2 दिनों की जांच के बाद आपको कोई इलाज का तरीका मिला? उनके सामने खड़े बूढ़े आदमी गहरी सोच में डूबे थे। सवाल सुनते ही उन्होंने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। यह देखकर कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। तभी अचानक से एक बूढ़े आदमी ने कहा, वेणुगोपाल जूनियर, अगर आप सहमत हों तो मेरे पास एक तरीका है। देखिए, किसी भी आयुर्वेदिक किताब में इस अजीब बीमारी का जिक्र नहीं है, या फिर शायद ये कोई बीमारी ही नहीं है। हो सकता है किसी ने काला जादू किया हो। आपके ताता की तबीयत शायद किसी काली शक्ति के कारण खराब हुई है। अगर मैंने उस शक्ति का गठन कर लिया तो इस बार मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं।
उसकी बात में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, लेकिन उतना ही डर भी छुपा हुआ था। यह सुनते ही पारंपरिक लुंगी कुर्ता पहने एक बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, ये क्या कह रहे हो वैद्यराज गजधर बाली? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? अगर इलाज नहीं आता तो चुप रहो। ऐसी बकवास करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। इतने सालों में मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। ये काली शक्तियां, भूत पिशाच सब बस कहानियां हैं। उनकी आवाज में घमंड के साथ साथ अपने अनुभव पर अटूट विश्वास झलक रहा था। वेणुगोपाल जूनियर ने दोनों को झगड़ते देखा तो तुरंत बोले, वैद्यराज बाली, वैद्यराज हरिहरन, मैं मानता हूं कि आप सब चेन्नई के सबसे महान डॉक्टर हैं, लेकिन मैं अपने ताता को खोने के डर से टूट रहा हूं। जब तक उम्मीद है मैं हर रास्ता आजमाना चाहता हूं, चाहे वो काली शक्ति हो या जहर। उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी और शब्दों में लाचारी। असल में यह पहली बार नहीं था जब इतने बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए थे। वेणुगोपाल खानदान ने सालों से इस बीमारी से लड़ने में बहुत कुछ खोया था, पैसा भी और उम्मीद भी। कुछ साल पहले तक शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल हिल-डुल सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में उनकी हालत गिरती चली गई और पिछले 6 महीनों में तो जैसे सब खत्म ही हो गया। वह कोमा में चले गए। उनके जिंदा रहने से ही आधी चेन्नई उनके नाम से कांपती थी और यही वजह थी कि उनका जिंदा रहना पूरे खानदान के लिए ज़रूरी था। तभी जयराज अयंगर ने शांत लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, जहाँ तक मुझे लगता है अभी मरीज को कुछ समय तक खतरा नहीं है, इसलिए मेरी योजना बेहतर है। हमें 8 खास दवाइयाँ चाहिए और फिर इन्हें उनसे नहलाना होगा। यह सुनते ही वेणुगोपाल जूनियर ने उम्मीद भरी नज़रों से भैरवी की तरफ देखा। हाँ, मेरी एक खास दोस्त ने मुझे दिव्य जीव के खून का सत्व दिलाया है। यह कहते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाकर भैरवी का शुक्रिया अदा किया, मानो उसके भीतर कहीं एक सच्ची कृतज्ञता और उम्मीद की छोटी सी लौ जल उठी हो। जब वैद्यराज गजधर बाली ने यह सुना तो उन्होंने भी गहरी सांस लेते हुए सहमति में कहा, ठीक है, फिर हम एक और बार कोशिश करके देख लेते हैं, शायद इस बार कुछ बदल जाए। चलो पहले उसे जड़ी बूटियों में मिलाते हैं ताकि उसका असर थोड़ा और बढ़ सके। उनकी आवाज़ में एक अनुभवी वैद्य का आत्मविश्वास तो था, लेकिन साथ ही एक हल्की चिंता भी छिपी हुई थी। यह सुनकर वैद्यराज सोमेश हरिहरन ने भी धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, कम से कम यह तरीका तांत्रिकों की तरह अंधविश्वासी टोटके करने से तो बेहतर ही है। और वैसे भी इस तरीके का जिक्र प्राचीन राजवंशी आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी मिलता है। उनकी बातों में ज्ञान का अहंकार झलक रहा था, जैसे वह खुद को बाकी सबसे थोड़ा ऊपर मानते हों। इस वक्त भले ही ऐसा लग रहा था कि वह सब अभी अभी इस निर्णय पर पहुंचे हैं, लेकिन असल में उन्होंने पहले ही इन सब बातों पर लंबी बहस और चर्चा कर ली थी। कई बार असहमति हुई, कई बार आवाज़ें ऊंची हुई और तब जाकर यह फैसला सामने आया था। पर यह देखकर वेणुगोपाल जूनियर के चेहरे पर सच्ची खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था जब इतने बड़े बड़े वैद्य एक ही इलाज पर सहमत होते थे। उनके दिल में उम्मीद जाग उठी थी कि शायद इस बार उनके पिता बच जाएं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, तभी अचानक हर्ष की तेज और ठंडी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। अगर तुम नहीं चाहते कि मरीज अभी के अभी मर जाए तो दोबारा उन्हें पानी में डालने के बारे में सोचने की भी गलती मत करना। उसकी आवाज़ में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि एक पल के लिए कमरे का माहौल जम सा गया। सभी की सांसें जैसे थम गईं और सबकी नज़रें एक साथ उसकी तरफ मुड़ गईं। फिर वैद्यराज गजधर बाली ने चौंकते हुए थोड़े गुस्से और हैरानी के साथ पूछा, क्या क्या कहा तुमने? और तुम हो कौन? जब वेणुगोपाल जूनियर ने यह सुना तो उनके चेहरे पर हल्की घबराहट और हिचकिचाहट आ गई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये मिस भैरवी है, यही हमारे लिए प्राचीन दिव्य जीव के खून का सत्व लाई है, और ये मिस्टर शास्त्री हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। असल में वह हर्ष का नाम ठीक से बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अब तक उसका पूरा नाम पूछा ही नहीं था, जिससे वह अंदर ही अंदर थोड़ा असहज महसूस करने लगे।
वहीं उनकी बात सुनकर वैद्यराज सोमेश हरिहरन ने हर्ष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छा, आयुर्वेदिक डॉक्टर? एक सेकंड, ये तो बहुत ही जवान है, फिर भी इसने हमें इलाज करने से रोक दिया। ए बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे गुरु कौन हैं? उनके शब्दों में साफ तौर पर तिरस्कार और घमंड झलक रहा था। जब हर्ष ने यह सुना तो वह धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर न कोई गुस्सा था न घबराहट, बस एक शांत आत्मविश्वास। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, आप मुझे मिस्टर शास्त्री कह सकते हैं। मैं कोयम्बटूर शहर से आया हूँ। आप सभी के इलाज का तरीका सुनकर मुझे वह सही नहीं लगा, इसी वजह से मैंने असहमति जताई। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपना अपमान नहीं समझेंगे। उसकी आवाज़ में विनम्रता थी, लेकिन भीतर छिपा आत्मविश्वास हर शब्द में महसूस हो रहा था। ये सुनकर वैद्यराज जयराज अयंगर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कोयम्बटूर से? शास्त्री सरनेम? क्या तुम नेशनल डॉक्टर कहलाए जाने वाले शास्त्री खानदान से हो? उनके मन में हल्की जिज्ञासा और संदेह दोनों थे, क्योंकि वह जानते थे कि कोयम्बटूर में शास्त्री खानदान का नाम बहुत बड़ा था। जब हर्ष ने यह सुना तो उसने बस हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। उसके इस साधारण जवाब में भी एक अनकहा गर्व छिपा था। ये कहने के बाद हर्ष सीधा उस बड़े लकड़ी के टब की तरफ बढ़ गया। उसकी नज़रें अब पूरी तरह मरीज पर टिक चुकी थी, जैसे उसके अलावा उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। टब के अंदर शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल जड़ी बूटियों में डूबे हुए थे। उनका ऊपरी शरीर पूरी तरह नग्न था। शरीर असामान्य रूप से सूजा हुआ और भारी लग रहा था, और उनकी त्वचा से आती सड़न की बदबू पूरे कमरे में फैल रही थी, जिससे माहौल और भी भयावह हो गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उनकी रीढ़ की हड्डी, जो पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी अजीब डरावने जीव की हड्डी हो। ये सब देखकर हर्ष की आंखें गहरी हो गईं। वह बेहद ध्यान से हर चीज़ को महसूस करते हुए जांच करने लगा, मानो उसकी नज़रें केवल बाहर नहीं अंदर तक देख रही हों। तभी वैद्यराज गजधर बाली ने हल्की नफरत और शक के साथ कहा, अगर ये शास्त्री खानदान से है तो क्या हुआ? आज से पहले हमने इसका नाम नहीं सुना, और ये अपने ताता के नाम पर ही उछल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास काबिलियत होगी। उनकी आवाज़ में अहंकार साफ झलक रहा था। यह सुनकर वैद्यराज सोमेश हरिहरन ने व्यंग भरे लहजे में कहा, छोटे शास्त्री जी अब क्योंकि तुम भी हमारी तरह वैद्य हो, इसलिए हम तुम्हारी इस नादानी को नज़रअंदाज कर देते हैं। तुम्हें मरीज की हालत की सही समझ ही नहीं है। ऐसे ही किसी नतीजे पर मत पहुंचो। वैसे भी अब शास्त्री खानदान में पहले जैसे महान वैद्य कहाँ बचे हैं। उनकी हंसी कमरे में गूंज उठी, जिसमें सम्मान नहीं केवल उपहास था। तभी एक और बूढ़े आदमी ने बात जोड़ते हुए कहा, हाँ, अब उस छोटे से कोयम्बटूर शहर में कोई बड़ा वैद्य होगा भी क्या? हाँ, कुछ समय पहले एक खबर सुनी थी। नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कुछ लोग जहर का शिकार हो गए थे। फिर कोयम्बटूर के ही एक छोटे दवाखाने में उनका इलाज हुआ। कहा गया कि इलाज में कुछ गलतियां थीं, लेकिन तरीके काफ़ी प्रभावी थे। अफसोस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उनकी बातों में हल्की जिज्ञासा थी, लेकिन भरोसा नहीं। फिलहाल माहौल थोड़ा शोरगुल भरा हो गया था। तभी अचानक वैद्यराज जयराज अयंगर ने कड़क आवाज़ में सबको रोकते हुए कहा, बस, अब सब चुप रहो। उनकी आवाज़ में इतना अधिकार था कि तुरंत सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने हर्ष की तरफ गहराई से देखते हुए कहा, और तुम बच्चे, अब जब तुमने खुद को वैद्य कहा है तो तुम्हें अपने शब्दों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अभी तुमने जो कहा उसका मतलब क्या था? क्या तुम मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो? उनकी आंखों में हल्का गुस्सा और चुनौती साफ दिख रही थी। जब हर्ष ने यह सुना तो उसने बिना घबराए उसी शांत लेकिन तीखे अंदाज में कहा, मेरा मतलब बिल्कुल वही था जो मैंने कहा। अगर मरीज पानी के संपर्क में आया तो उसकी मौत तय है। वह एक पल के लिए रुका, फिर हल्की ठंडी मुस्कान के साथ बोला, और जहाँ तक आपकी क्षमता की बात है, वह इतनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे।
हर्ष की बात सुनकर वैद्यराज जयराज अयंगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में अपमान और अहंकार साफ झलक रहा था। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, बदतमीज लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम खुद को भी राष्ट्रीय वैद्य समझते हो? अरे, आज अगर शास्त्री खानदान का कोई राष्ट्रीय वैद्य भी यहाँ होता, तब भी वह इतना काबिल नहीं होता कि मेरी काबिलियत पर सवाल उठा सके। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? और किस आधार पर तुम ये सब कह रहे हो? उनकी आवाज़ में तिरस्कार ही नहीं, बल्कि अपने सम्मान को ठेस लगने का दर्द भी था। वैद्यराज जयराज अयंगर की बात सुनने के बाद बाकी वैद्य भी भड़क उठे। उनमें से कुछ ने हर्ष को घूरते हुए कहा, बदतमीज लड़के, शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि महान वैद्यराज जयराज अयंगर क्या क्या कर सकते हैं। आखिर शास्त्री खानदान से होने के अलावा तुम्हारे अंदर काबिलियत ही क्या है? और किस आधार पर तुम इतना घमंड दिखा रहे हो? वैद्यराज जयराज अयंगर पूरी राजधानी में सबसे मशहूर वैद्य है। बड़े बड़े दिग्गज लोग इनसे इलाज करवाते हैं और तुम उनकी शैली पर सवाल उठा रहे हो। अरे, ये तो उन 8 डॉक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने 7 साल पहले आचार्य काल दृष्टि के साथ समंदर के पार जाकर बहुत से लोगों की जान बचाई थी। इन्होंने इतने लोगों की जान बचाई है जितने लोगों को तुमने देखा भी नहीं होगा। वेणुगोपाल जूनियर, क्या आपको यह जगह कोई अम्यूज़मेंट पार्क लगती है? अगर आप सच में अपने ताता को बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप इस जगह को असली मेडिकल वार्ड बना रहने दें और ऐसे ही किसी को भी यहाँ पर न लाएं। उनके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि अपने ज्ञान पर विश्वास और अपमान का डर भी छिपा हुआ था। इस वक्त पर वो वैद्य और डॉक्टर्स वेणुगोपाल जूनियर को भी नहीं छोड़ रहे थे। असल में वो सभी अपनी अपनी नज़रों में महान डॉक्टर थे और उनके सामने हर्ष, भैरवी जैसे लोग उन्हें बेहद छोटे लग रहे थे। इसलिए उनका गुस्सा और भी बढ़ गया था। हालांकि उन्हें पहले हर्ष से कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन हर्ष के तीखे शब्दों ने उनके अहंकार को चोट पहुंचाई थी। अब उनके अंदर का गुस्सा खुलकर बाहर आ रहा था। बहरहाल वेणुगोपाल जूनियर पर भी अब भारी दबाव बनने लगा था। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए थोड़ी कांपती लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, मिस्टर शास्त्री, 6 महीने पहले मेरे ताता कोमा में चले गए थे। उसके बाद धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होता चला गया, यहाँ तक कि उनका वज़न 50 किलो से भी कम हो गया। कहते कहते उनकी आंखें हल्की नम हो गईं। हमने उन्हें शास्त्री खानदान के पास भी भेजा था, लेकिन वहाँ भी कोई मदद नहीं मिली। अगर तब वैद्यराज जयराज अयंगर ने अपने तरीके से मदद नहीं की होती तो शायद आज मेरे ताता जिंदा भी नहीं होते। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा। ये कहने के बाद वेणुगोपाल जूनियर ने भारी मन से अपना हाथ आगे बढ़ाया और हर्ष को बाहर जाने का इशारा किया। उनकी आंखों में झिझक और अहंकार दोनों साफ झलक रहे थे। जब हर्ष ने यह देखा तो उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, जैसे उसके अंदर कुछ टूट सा गया हो। फिर उसने ठंडी लेकिन कठोर आवाज़ में कहा, अगर मेरी पाट्टी अम्मा ने इनकी जान बचाने के लिए नहीं कहा होता तो चाहे तुम मुझे कितना भी बुलाते, मैं नहीं आता। लेकिन अब जब तुम खुद चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक़ नहीं है। उसके शब्दों में तिरस्कार कम और ठेस ज़्यादा थी। ये कहकर हर्ष मुड़ गया और धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी बात सुनकर भैरवी का दिल जैसे धक से रह गया। वो तुरंत खड़ी हो गई और तेज़ कदमों से आगे बढ़कर उसने हर्ष का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में घबराहट भी थी और भरोसा भी। प्लीज़ ऐसा मत कहो, उसने नर्म लेकिन बेचैन आवाज़ में कहा। इस बारे में सोचो कि तुम वापस जाकर अपनी पाट्टी अम्मा को क्या जवाब दोगे। क्या तुम उन्हें अपने इस कठोर बर्ताव के बारे में बताओगे? उसकी आंखों में विनती साफ दिख रही थी। देखो, यहाँ मौजूद कोई भी इतनी जानकारी नहीं रखता जितनी तुम्हारे पास है, इसलिए ये लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। मिस्टर वेणुगोपाल जूनियर और यहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स, मैं मानती हूँ कि आप सब बहुत काबिल हैं और मैंने आप सभी का नाम सुना है, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप वेणुगोपाल खानदान के बड़े मालिक को बचा लेंगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर आप ऐसा कर सकते तो उनका इलाज कब का हो चुका होता। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको एक बार हमारी बात भी सुन लेनी चाहिए।
जब वेणुगोपाल जूनियर ने भैरवी को हर्ष का इस तरह बचाव करते हुए देखा तो उनके चेहरे पर एक पल के लिए असहजता आई, जैसे उन्हें अपनी ही बात पर संदेह होने लगा हो। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं मिस भैरवी चोला। मिस्टर शास्त्री, क्यों ना आप अपनी बात समझाएं। ये सुनकर हर्ष ने धीरे से एक नज़र बाकी सभी डॉक्टरों पर डाली। उनके चेहरों पर अब भी असहमति थी, लेकिन वेणुगोपाल जूनियर के कहने पर वे चुप थे। हर्ष ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत कर रहा हो, और फिर बोला, मैं जो कहूँगा आप लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए क्यों ना आप लोग मरीज से ही पूछ लें कि उन्हें क्या हुआ है। उसकी बात सुनकर वैद्यराज गजधर बाली के चेहरे पर चिढ़ साफ दिखने लगी। फालतू बकवास मत करो, उन्होंने तिरस्कार से कहा। मरीज पहले से ही कोमा में है, वो बात कैसे कर सकता है? अगर कोई तरीका होता तो हम कब का इलाज कर चुके होते। उनकी आवाज़ में अहंकार था और थोड़ी बेचैनी भी। हर्ष ने उनकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। उसकी आवाज़ में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। ये कहकर हर्ष धीरे धीरे उस लकड़ी के टब की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ कमरे का तनाव बढ़ता जा रहा था। फिर उसने पानी और दवाई के मिश्रण पर अपना हाथ मारा और उसे हिलाने लगा। उसके ऐसा करने पर अचानक से एक जोरदार आवाज़ सभी के कानों में गूंज उठी, मानो किसी अनहोनी की शुरुआत हो चुकी हो। फिर टब के अंदर का पानी अपने आप ही तेज रफ्तार में घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। उस भंवर के कारण वह बड़ा सा टब भी हिलने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी भी पल फट पड़ेगा। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह देखकर वेणुगोपाल जूनियर घबराकर तुरंत आगे बढ़े। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने हर्ष को रोकने के लिए बेचैनी भरी आवाज में कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? लेकिन हर्ष ने जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी, जैसे वह पूरी तरह अपने काम में डूब चुका हो। उसने अपनी आत्मीय ऊर्जा शक्ति को उंगली में इकट्ठा किया और फिर बेहद ध्यान और गंभीरता के साथ अपनी उंगली शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल की छाती पर दबाव बनाने लगा। उस स्पर्श में एक अजीब सी शक्ति थी, जिसके कारण हर्ष की आत्मीय ऊर्जा शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल के पूरे शरीर में फैल गई, जैसे कोई जीवनदायिनी लहर उनके अंदर दौड़ गई हो। फिर अचानक से शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल के शरीर से पसीना बहने लगा और उनका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। यह दृश्य इतना अजीब और डरावना था कि कुछ लोग तो घबराकर पीछे हट गए। कुछ पल तक उनके शरीर के सिकुड़ने के बाद उनका वजन बहुत कम रह गया, मानो उनकी सारी शक्ति निकल चुकी हो। यह देखकर आसपास मौजूद सभी लोग डर और हैरानी से भर गए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या प्रतिक्रिया करता, तभी शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल जोर जोर से खांसने लगे और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उस वक्त उनका शरीर कांप रहा था और उनकी आंखें धुंधली थीं, जैसे वह किसी गहरे अंधेरे से बाहर आए हों। वह अजीब तरीके से अपने आसपास के लोगों को देखने लगे, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि वेणुगोपाल जूनियर हर्ष को रोकना चाहते थे, लेकिन अचानक अपने ताता को होश में देखकर उनकी आंखें भर आईं। उनकी आवाज़ कांपने लगी और उन्होंने भावुक होकर कहा, ताता, आखिरकार आपको होश आ ही गया। यह दृश्य देखकर वैद्यराज गजधर बाली, वैद्यराज सोमेश हरिहरन, वैद्यराज जयराज अयंगर और बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास था। जो मरीज 6 महीने से कोमा में था, वह इस तरह अचानक कैसे जाग सकता था? उन सभी ने वर्षों तक आयुर्वेद और अलग अलग उपचार विधियों का अध्ययन किया था, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हर्ष ने ऐसा क्या किया जिससे यह चमत्कार हो गया। कुछ के मन में यह भी ख्याल आया कि शायद उनके ही इलाज का असर अब जाकर दिखा हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल ने धीरे धीरे अपने आसपास देखा और अचानक उनकी बूढ़ी आंखों में एक चमक आ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी फैल गई, जैसे उन्होंने जीवन को फिर से महसूस किया हो।
वह अपनी उम्र से 20 साल ज्यादा जवान लगने लगे थे। फिर उन्होंने हल्की हंसी के साथ जोशीली आवाज में कहा, तुम सच में काफी अच्छे हो मेरे पोते। तुम्हारे कारण अब मैं पहले से बेहतर हूं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। यह कहते हुए वह टब से बाहर आने लगे। इस पल पर उनकी हर हरकत में एक नई ऊर्जा थी। वह किसी बूढ़े आदमी जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। यह देखकर वेणुगोपाल जूनियर की हैरानी और बढ़ गई। उनकी आंखें फैल गईं और उन्होंने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, ताता, आप ठीक हो गए। मिस्टर शास्त्री ने आपको बचा लिया। हे भगवान, इन्होंने तो सिर्फ हल्का सा छुआ था और आप जाग गए। यह तो सच में चमत्कार है। जब हर्ष ने यह सुना तो वह धीरे से आगे आया और शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल जी, मेरी पाट्टी अम्मा सावित्री नियोगी, जो अब सावित्री शास्त्री हैं, उन्होंने मुझे यहां आकर आपकी जान बचाने के लिए कहा था। यह सुनकर शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल थोड़ा चौंक गए। उन्होंने हर्ष को गौर से देखा और हल्की भावुकता के साथ पूछा, अच्छा, तो सावित्री ने तुम्हें भेजा है, क्या वह ठीक है? हर्ष ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। वह ठीक है, लेकिन आप जल्द ही मरने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वापस कोमा में जाने से पहले आप मुझे सब कुछ सच सच बताएं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या? यह क्या कह रहे हो? असल में अभी कुछ ही पल पहले शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल पूरी तरह स्वस्थ और जोशीले लग रहे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह मरने वाले हैं। इसी वजह से सबके चेहरे पर घबराहट और उलझन साफ दिखने लगी। वेणुगोपाल जूनियर भी खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से व डर के मिश्रण से बोले, मिस्टर शास्त्री, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरे ताता तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अभी अभी तो आपने उनका इलाज किया है। हर्ष ने उनकी ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, ये बस कुछ पल के लिए ही होश में आए हैं। अब फालतू बातें मत कीजिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल जी, जल्दी बताइए, आपके साथ असल में हुआ क्या है? शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल ने अपने कांपते हुए हाथों को देखा, फिर एक नज़र अपने आसपास डाली। उनके चेहरे पर डर और उलझन दोनों थे। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। तभी अचानक हर्ष ने उनके माथे के बीचों बीच उंगली रखकर दबाव बनाया और तीखे स्वर में पूछा, क्या आपका खानदान श्रापित है? यह सुनते ही शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल का पूरा शरीर कांप उठा। उनकी आंखों में डर उतर आया और उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या ये सब उस श्राप के कारण? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, समय खत्म हो चुका था। अचानक उनकी आंखें फिर से बंद हो गईं और उनका शरीर ढीला पड़कर जमीन पर गिर पड़ा। ताता! वेणुगोपाल जूनियर चीखते हुए उनके पास दौड़े। उन्होंने अपने ताता का चेहरा उठाकर देखा, लेकिन अब वह चमक गायब हो चुकी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रहा था। अगर उनकी धीमी नब्ज चलती हुई महसूस न होती तो कोई भी यही समझता कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। वेणुगोपाल जूनियर की आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मिस्टर शास्त्री, ये क्या हुआ? प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे ताता को बचाइए। वैद्यराज गजधर बाली ने भी हाथ जोड़कर विनती की, हाँ मिस्टर शास्त्री, हमें नहीं पता आपने अभी कौन सी विधि अपनाई, लेकिन अब आपको इन्हें बचाना ही होगा। यह सब सुनकर हर्ष कुछ नहीं बोला। वह बस गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई, जैसे वह किसी बहुत बड़े रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो, और माहौल में एक भारी सन्नाटा छा गया। शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल के जमीन पर गिरते ही अचानक से भैरवी ने अजीब और भारी आवाज में कहा, शायद किसी ने सच ही कहा है। दिया बुझने से पहले उसकी लौ कुछ ज्यादा ही तेजी से जलने लगती है। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन और डर छुपा हुआ था। यह सुनकर वहां मौजूद सभी का शरीर कांप उठा और उनके दिल की धड़कनें अनियंत्रित होकर तेजी से धड़कने लगीं,
क्योंकि वह भैरवी के कहने का मतलब भली भांति समझते थे। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया, जैसे हर किसी के मन में एक ही डर पल रहा हो, अब शायद सब खत्म हो चुका है। फिर वह सभी सोचने लगे कि अगर शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल जिंदा भी हुए तब भी अब उनका इलाज करना नामुमकिन था, क्योंकि उनकी हालत पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वह सब इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वेणुगोपाल जूनियर ने गहरी कांपती हुई आवाज में कहा, मिस्टर शास्त्री, अभी कुछ देर पहले आप इतने आत्मविश्वास से कह रहे थे कि आप मेरे ताता को बचा लेंगे, है ना? मेरे ताता ऐसे नहीं मर सकते। नहीं, ये ऐसे नहीं मर सकते। प्लीज कुछ कीजिए। उनकी आंखों में डर, गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। यह सुनकर वैद्यराज सोमेश हरिहरन ने भी गंभीरता से कहा, हाँ, ठीक कहा मिस्टर शास्त्री, अगर हम अभी हमारे इलाज के मुताबिक चल रहे होते तो शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल अभी भी ठीक होते, लेकिन आपके दखल देने के कारण अब उनकी हालत ऐसी हो गई है। अब तो आपको ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उनकी आवाज में आरोप भी था और डर भी। वैद्यराज जयराज अयंगर ने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर शास्त्री, अगर आप अब भी ऐसे ही बुद्ध बनकर खड़े रहेंगे तो हम में से कोई भी ना आपकी मदद कर पाएगा और ना ही इनकी। और अगर शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल को कुछ भी हुआ तो आप भी बच नहीं पाएंगे। उनकी आंखों में गुस्सा जल रहा था, लेकिन हर्ष अब भी गहरे ख्यालों में डूबा हुआ था, जैसे बाहर की दुनिया से उसका कोई संबंध ही ना हो। इसी बीच वेणुगोपाल जूनियर और बाकी सभी लोग शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल को उठाकर बिस्तर पर ले जाने लगे। अब वेणुगोपाल जूनियर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मिस्टर शास्त्री, बताइए मेरे ताता को कौन सी बीमारी है और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? नहीं तो अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मिस भैरवी चोला भी आपको नहीं बचा पाएंगी। उनकी आवाज में अब साफ धमकी थी। वैद्यराज गजधर बाली भी घबरा गए और हड़बड़ाते हुए बोले, मिस्टर शास्त्री, जल्दी बताओ कि इन्हें कैसे ठीक करें। वेणुगोपाल जूनियर की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अब ये मत कहना कि परेशानी खड़ी करने के बाद तुम इतना डर चुके हो कि तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। देखो, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। उनकी बातों में छिपा डर और गुस्सा पूरे कमरे में फैल गया। तभी अचानक से वैद्यराज जयराज अयंगर ने हल्की हंसी के साथ लेकिन तंज भरे लहजे में कहा, मुझे तो लगता है ये बच्चा सच में डर गया है। क्यों ना हम मेरे तरीके का इस्तेमाल करें और जड़ी बूटियों वाले पानी में डुबाकर पहले शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल की जान बचाएं। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद ज्यादातर लोग धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाने लगे। माहौल में बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक जल्दबाजी भी। यहां तक कि वेणुगोपाल जूनियर खुद अपने कांपते हाथों से शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल को उठाकर वापस टब में डालने ही वाले थे, लेकिन तभी हर्ष की गहरी, ठंडी और बेहद दृढ़ आवाज गूंजी, मैंने पहले भी कहा था, अगर तुम इन्हें मारना नहीं चाहते हो तो इन्हें पानी से दूर रखो। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। वेणुगोपाल जूनियर और बाकी सभी लोग उसी पल जम गए, जैसे उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया हो। धीरे धीरे सबकी नजरें हर्ष की तरफ मुड़ी। असल में अगर उन्होंने कुछ समय पहले हर्ष की भयानक तकनीक नहीं देखी होती तो शायद वे उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते, लेकिन अब उसके हर शब्द में उन्हें एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। कुछ पल की भारी खामोशी के बाद वेणुगोपाल जूनियर ने हिचकते हुए हल्की कांपती आवाज में कहा, मिस्टर शास्त्री। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही हर्ष ने बिना उनकी ओर देखे कहा, इन्हें नीचे लेटा दो और चिंता मत करो, मैं इनकी जान बचा लूंगा। उसकी नज़रें सिर्फ शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल पर टिकी हुई थीं, जैसे बाकी दुनिया उसके लिए मायने ही नहीं रखती। हालांकि उसने सबकी बातें सुनी थीं और अंदर ही अंदर गुस्सा भी उबल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, क्योंकि ये सिर्फ एक मरीज नहीं था, ये उसकी पाटी अम्मा का आदेश था। अगर ये सिर्फ हर्ष की मर्जी होती तो शायद वह यहाँ एक पल भी नहीं रुकता, लेकिन अब
ये उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वेणुगोपाल जूनियर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने पीछे खड़े तीनों वैद्यों और बाकी लोगों की तरफ देखा, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा दे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। यह देखकर भैरवी ने थोड़ी उम्मीद और घबराहट के बीच कांपती आवाज़ में कहा, मिस्टर वेणुगोपाल जूनियर, प्लीज़ मिस्टर शास्त्री पर यकीन कीजिए। अगर ये शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल की जान नहीं बचा सकते तो शायद इस दुनिया में कोई भी उनकी जान नहीं बचा पाएगा। उनकी आवाज़ में भरोसा था, लेकिन दिल में डर साफ झलक रहा था। यह सुनकर वैद्यराज गजधर बाली ने गला साफ किया, जैसे वह खुद भी अंदर से असमंजस में हो। फिर गंभीर होकर बोले, इस परिस्थिति में हम वेणुगोपाल जूनियर के साथ हैं। वो जो भी फैसला लेंगे हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। जब वेणुगोपाल जूनियर ने यह सुना तो उनके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई देने लगी। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। भारी मन से उन्होंने शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल को जमीन पर लिटा दिया। इसके बाद वह धीरे धीरे पीछे हट गए और दूर खड़े होकर अपने ताता को देखने लगे। उनकी आंखों में डर, दर्द और असहायता सब एक साथ था। इस वक्त शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल बिल्कुल एक निर्जीव शरीर जैसे लग रहे थे, जैसे जीवन उनसे बहुत दूर जा चुका हो। बहरहाल हर्ष ने भी कुछ पल शांत खड़े होकर उन्हें गौर से देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी, जैसे वह कुछ गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने वेणुगोपाल जूनियर की तरफ देखा और धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, आपके ताता पर बेशक किसी काली शक्ति का साया है, लेकिन यह उन्हें विरासत में मिला है। इसका मतलब है कि जो इंसान सबसे पहले इस काली शक्ति की चपेट में आया था वह कोई और था। इसलिए क्या आप बता सकते हैं, क्या बचपन से ही आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत रही है, या फिर आपके ताता ने इस बारे में कभी कुछ बताया हो? यह सुनकर वेणुगोपाल जूनियर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर धीरे से बोले, नहीं, मैं तो बचपन से ही काफ़ी स्वस्थ रहा हूँ, लेकिन। इतना कहते ही उनके दिमाग में अचानक एक पुरानी बात कौंध गई। उनके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे कोई डरावनी याद सामने आ गई हो। दरअसल मेरे ताता बचपन से ही हमें ब्लड डोनेट करने से मना करते आए हैं। क्या इसका उनके स्वास्थ्य से कोई संबंध हो सकता है? यहाँ तक कि हमें चोट लगने पर भी बार बार समझाया जाता था कि हम अपने खून को किसी के संपर्क में न आने दें। लेकिन बचपन में मेरी बहन ने एक बार ब्लड डोनेट किया था और उसके बाद से उसका व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। वह कई बार कहती थी कि हमारी परदादी उसके साथ है, जबकि हमारी परदादी तो हमारे जन्म से बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। यह कहते हुए उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई, जैसे वह खुद उस सच्चाई से डर रहे हों। हर्ष ने यह सब सुना तो उसकी आंखों में हल्की चमक आई, जैसे कोई पहेली सुलझ रही हो। उसने तुरंत कहा, अच्छा तो ये बात है, फिर तो मुझे आपकी छोटी बहन से मिलना होगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन अंदर वह पूरी तरह सतर्क था। वह जानता था कि बिना पूरी सच्चाई जाने एक भी गलत कदम पूरे खानदान को खतरे में डाल सकता है। वेणुगोपाल जूनियर ने तुरंत किसी को फ़ोन किया। लगभग 10 मिनट बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और 2 लोग अंदर आए, एक बूढ़ी नौकरानी और दूसरी एक छोटी लड़की। उस लड़की के लंबे बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे और चेहरे पर अजीब से दाग थे। वह देखने में मासूम थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना डर बसा हुआ था। जैसे ही उसने कमरे में इतने सारे अनजान लोगों को देखा, वह घबरा गई और नौकरानी के पीछे छिप गई। उसके कपड़े कसकर पकड़ लिए। यह देखकर हर्ष के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने बहुत ही नर्म और अपनापन भरी आवाज में कहा, छोटी गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने डरते डरते झांकते हुए धीमी आवाज में कहा, मधुमती। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, मधुमती वेणुगोपाल, नाम तो बहुत प्यारा है तुम्हारा। जब वेणुगोपाल जूनियर ने यह सुना तो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर ना में हिलाया, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से ताज़ा हो गया हो। नहीं मिस्टर शास्त्री, मेरी बहन का सरनेम वेणुगोपाल नहीं है। आपको ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन जब मेरी परदादी जिंदा थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे पैदा होने के ठीक 12 साल बाद मेरी बहन पैदा होगी।
वह भी मेरे ही जन्मदिन पर। और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि उसे वेणुगोपाल खानदान का नाम न दिया जाए, बल्कि उन्होंने ही कहा था कि उसका नाम मधुमती रखा जाए। यह कहते वक्त वेणुगोपाल जूनियर की आंखों में हल्की नमी उतर आई और चेहरे के भाव भारी हो गए। फिर उन्होंने धीमी टूटती हुई आवाज़ में कहा, उसके बाद जिस दिन मेरी बहन पैदा हुई उसी दिन हमारी माँ की मौत हो गई थी। यह सुनते ही माहौल अचानक भारी हो गया। हर्ष कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके चेहरे पर साफ हैरानी और अंदर ही अंदर उठते सवाल दिखने लगे, क्योंकि वेणुगोपाल जूनियर की परदादी सच में रहस्यमयी थी। उन्होंने अपने मरने से पहले ही भविष्य की इतनी सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। हर्ष अभी इसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी मधुमती की मासूम लेकिन कांपती हुई आवाज़ गूंजी, मेरी परदादी का नाम शारदामती था और मेरा नाम मधुमती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन कोई मेरे ताता को बचाने ज़रूर आएगा। क्या आप मेरे ताता को बचाने आए हैं? उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों एक साथ झलक रहे थे। यह सुनकर हर्ष का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ लेकिन गंभीरता बनाए रखते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे ताता की जान बचाने आया हूँ। अब ज़रा इधर आओ, मुझे तुम्हारी जांच करनी है। मधुमती यह सुनकर थोड़ा घबराई, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे आ गई। हर्ष ने जब उसे गौर से देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर कोई अनजानी सच्चाई छुपी हो। उसने अपनी दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए मधुमती के माथे के बीचों बीच अपनी उंगली रखी और आंखें बंद कर ली। अचानक हर्ष के चेहरे के भाव बदल गए। उसे मधुमती के शरीर से एक काली भारी आभा निकलती हुई महसूस हुई। अगले ही पल उसके सामने एक असीम गहरा समंदर उभर आया, इतना गहरा कि उसका अंत नजर नहीं आता था। वह समंदर अंधेरे, अकेलेपन और असहनीय पीड़ा से भरा हुआ था। उस भयानक दृश्य को देखकर हर्ष अंदर तक हिल गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मधुमती का खून बाकी सभी से इतना अलग और रहस्यमयी होगा। अब यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि आखिर वेणुगोपाल खानदान के लोगों को ब्लड डोनेट करने से क्यों रोका गया था। कुछ देर तक चुप रहकर सब कुछ समझने की कोशिश करने के बाद हर्ष ने गहरी आवाज में कहा, लगता है आपकी परदादी पर किसी ने काली शक्ति का प्रयोग किया था। बदकिस्मती से वह अब इस दुनिया में नहीं है, वरना मैं उनसे ज़रूर मिलता। फिर उसने चारों तरफ देखते हुए थोड़ी सख्ती के साथ कहा, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुझे इनकी जान बचानी है। यहाँ मौजूद सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब तक मैं उस काली शक्ति का अंत नहीं कर देता, तब तक कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो वह काली ऊर्जा उसके साथ चली जाएगी और उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। उसकी आवाज़ में ऐसा भरोसा और डर दोनों थे कि वहाँ खड़े सभी लोग सिहर उठे। यह कहकर हर्ष ने हाथ के इशारे से सबको थोड़ा दूर जाने को कहा और खुद शक्पति नागार्जुन वेणुगोपाल के पास चला गया। उसी समय वैद्यराज गजधर बाली और बाकी वैद्य थोड़ी झिझक के साथ आगे बढ़े और बोले, मिस्टर शास्त्री, आप हमें बताइए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हम सब भी आयुर्वेदिक शैली में काफ़ी निपुण हैं। हर्ष ने उनकी तरफ देखा, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, नहीं, इस बार मैं आयुर्वेदिक शैली का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद हर्ष ने गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर कोई भारी बोझ दबा हुआ हो। फिर उसने शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल के शरीर पर अपने हाथ से दबाव बनाया और उनके शरीर को जोर से ऊपर की तरफ खींच लिया। हर्ष के उस भयानक दबाव के कारण शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल का शरीर हवा में ऊपर की तरफ उठ गया। उस पल वहाँ मौजूद हर इंसान की सांसें जैसे थम गई थीं। फिर हर्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह अपने भीतर की हर शक्ति को महसूस कर रहा हो, और अपनी पूरी ऊर्जा को शरीर से बाहर निकलने दिया। तभी अचानक से हर्ष के शरीर से नीले रंग की भयानक ऊर्जा निकलने लगी। उस ऊर्जा में एक अजीब सी गरिमा और डर दोनों थे। उसे देख ऐसा लगने लगा मानो जैसे हर्ष कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई दिव्य पुरुष था जिसकी मुट्ठी में पूरी दुनिया कैद हो। फिर अचानक से हर्ष ने अपनी आंखें खोली,
जिनमें एक अजीब सी चमक और गुस्सा था। उसने ज़मीन पर एक ज़ोरदार वार किया। उसके ऐसा करते ही आसमान में बिजलियां गड़गड़ाने लगी और एक ज़ोरदार बिजली की तरंग खिड़की से होते हुए कमरे के अंदर आ गिरी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे उछल पड़े। उनके दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएंगे। भारी शोर के कारण उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। असल में उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बंद घर के अंदर भी इस तरह बिजली गिर सकती है। यह सब उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वहां हो क्या रहा है, और बस बेसुध होकर हर्ष को देखते रह गए। उसी समय हर्ष के हाथों में एक नीले रंग की आग जलने लगी। उस आग में गर्मी कम और डर ज्यादा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग और ज्यादा सहम गए। उनके कदम अपने आप पीछे हटने लगे और उनकी आंखों में अब सिर्फ डर ही डर था। उनके सामने का नज़ारा बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत थी और वही उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही थी। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, "ये सब हो क्या रहा है? वो बिजली की तरंग अचानक कहाँ से आ गई और इनके हाथों में आग क्यों जल रही है?" लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, तभी हर्ष ने उस नीली आग से शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल के शरीर पर हमला कर दिया। हर्ष के हमले के कारण जो शरीर अभी हवा में झूल रहा था, उसके मुंह से अचानक एक जोरदार चीख निकल गई। वह चीख इतनी दर्द भरी थी कि उसे सुनकर हर किसी का दिल कांप उठा। हालांकि उनका शरीर जला नहीं, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि वह छटपटाने लगे। हर पल उनका दर्द बढ़ता जा रहा था और वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि जैसे किसी के भी कान के पर्दे फट सकते थे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग अंदर तक हिल गए। वेणुगोपाल खानदान के लोग घबराकर चिल्लाने लगे, "मिस्टर शास्त्री, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे ताता को जलाकर मार देना चाहते हैं? प्लीज उन्हें नीचे उतारिए।" लेकिन इस वक्त हर्ष जैसे किसी और ही दुनिया में था। वह किसी बहरे की तरह उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके हाथों से निकल रही आग और भी भयानक हो गई। फिर उसने गुस्से और आदेश भरी आवाज में चिल्लाया, "कैसे शैतान हो तुम, और कब तक मुझसे छुपोगे? चुपचाप इनके शरीर से बाहर आ जाओ।" उसकी आवाज में इतना अधिकार था कि जैसे खुद मौत भी उसे टाल न सके। अचानक एक तेज हुंकार गूंजी और शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल की रीढ़ की हड्डी से एक बड़ा सा काला साया बाहर निकल आया। उस जीव को देखकर हर कोई दहशत में जम गया। उसका मुंह समुद्री घड़ियाल जैसा था, शरीर काले चीते जैसा, और उसकी पूंछ लंबी और डरावनी। वह किसी दुस्वप्न जैसा लग रहा था। जैसे ही वह बाहर आया, उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और हर्ष पर झपट पड़ा। यह देखकर हर्ष के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक उठा। "बदजात शैतानी जीव, मुझ पर हमला करने की हिम्मत! लगता है मरना चाहता है तू।" उसके हाथों की आग और भी भयानक हो गई और उसमें बिजली की तरंगें भी शामिल हो गईं। फिर उसने उस जीव पर हमला कर दिया। एक ही पल में वह काला साया कई टुकड़ों में बिखर गया। उस वक्त पर हर्ष ने शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल के शरीर को धीरे से नीचे उतारा, लेकिन अगले ही पल एक झटके के साथ उन्हें भैरवी की तरफ फेंक दिया और तेज मगर चिंता से भरी आवाज में कहा, "इनकी रक्षा करो, किसी भी कीमत पर। इस शैतानी जीव को इनके शरीर में दोबारा मत जाने देना।" असल में भले ही उस काले रहस्यमयी शैतानी जीव की आत्मा जलकर टुकड़ों में बिखर गई थी, लेकिन शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। हर्ष की आंखों में साफ डर और बेचैनी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर अब उस काले रहस्यमय शैतानी जीव की आत्मा एक बार फिर उनके शरीर में चली गई तो वह चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। भैरवी भी इस खतरे को गहराई से समझ चुकी थी। बिना एक पल गवाए वह हवा में उछली। उसके चेहरे पर गंभीरता और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। उसने शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल के शरीर को मजबूती से पकड़ा, जैसे किसी अनमोल चीज को बचा रही हो, और फिर उन्हें लेकर
हर्ष के पीछे सुरक्षित खड़ी हो गई। उधर हर्ष की नज़र जैसे ही उस काले रहस्यमय शैतानी जीव की बिखरी हुई आत्मा पर पड़ी, उसके चेहरे पर अचानक एक ठंडी दृढ़ता आ गई। उसने बिना हिचकिचाए आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत इतनी भयानक थी कि उस शैतानी जीव की बची खुची आत्मा भी एक डरावनी चीख के साथ अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई, जैसे उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। यह सब इतना अचानक और तेजी से हुआ कि वहां मौजूद किसी को भी कुछ समझने या प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। सबके चेहरों पर डर, हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। वे बस टकटकी लगाए उस भयावह दृश्य को देखते रह गए। उनके सामने जो कुछ भी हो रहा था वह उनकी समझ और अनुभव से कहीं परे था। कुछ पल बाद जब सब धीरे धीरे सदमे से बाहर आए तो उनके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। कांपती आवाज़ में उन्होंने कहा, ये अजीब सी चीज़ क्या थी? क्या ये सच में कोई आत्मा थी? ये इतना भयानक क्यों लग रहा था, जैसे समुद्री घड़ियाल और काले चीते का मिश्रण हो? शायद ये कोई अजीब मिश्रित प्रजाति थी, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? मिस्टर शास्त्री, क्या ये काला रहस्यमय शैतानी जीव पूरी तरह मर चुका है, या फिर ये वापस आ सकता है? अगर ये जगह सुरक्षित नहीं है तो हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। मुझे तो यह कमरा बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहा। यह कहते हुए सभी लोग अनजाने डर से एक कोने में सिमट गए और उस रहस्यमय जीव की आत्मा के छोटे छोटे बेजान टुकड़ों को घूरते हो वे अभी भी जिंदा हो सकते हों। भले ही वैद्यराज गजधर बाली, वैद्यराज सोमेश हरिहरन, वैद्यराज जयराज अयंगर और बाकी सभी कोई साधारण इंसान नहीं थे, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा खौफनाक और रहस्यमय दृश्य अपनी आंखों से देखा था। डर ने उनके अनुभव और ज्ञान को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन उस पूरे माहौल में अगर कोई सबसे ज्यादा शांत था तो वो थी भैरवी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक ठहराव था, क्योंकि वह पहले भी हर्ष को एक पूरी नदी को भाप बनाते हुए और एक विशाल 2 फनों वाले नाग को खत्म करते हुए देख चुकी थी। उसके लिए यह दृश्य भले ही भयानक था लेकिन नया नहीं। भैरवी ने एक गहरी सांस ली, फिर उस बिखरी हुई आत्मा के टुकड़ों की तरफ देखा जो अब पूरी तरह शांत और निष्क्रिय हो चुके थे। उसने धीरे से हर्ष की तरफ मुड़कर पूछा, क्या शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल का इलाज हो गया है? यह सुनकर हर्ष ने अपनी पसीने से भीगी हथेली को देखा। उसकी सांसें अब भी भारी थीं। फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, अब ये ठीक हो जाएंगे। वो रहस्यमय शैतानी जीव असल में एक काली आत्मा थी। ऐसी आत्माएं आमतौर पर समंदर की गहराइयों में पाई जाती हैं। वेणुगोपाल जूनियर, क्या कभी भी आपकी परदादी के साथ समंदर में कोई हादसा हुआ था? जब वेणुगोपाल जूनियर ने यह सुना तो उन्होंने हल्का सा ठहर कर अपना सिर नहीं में हिलाया। उनकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी अचानक से मधुमती ने धीमी लेकिन रहस्यमयी आवाज में कहा, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से जाग उठा हो। उन्हें समंदर की गहराइयों में कैद किया गया था। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर हैरानी और डर एक साथ उभर आया। किसी के लिए भी यह बात मानना आसान नहीं था। आखिर कोई जिंदा इंसान समंदर की गहराइयों में कैसे कैद हो सकता है, और वो भी 100 साल पहले, जब ऐसी कोई तकनीक तक मौजूद नहीं थी। लेकिन मधुमती की बात सुनकर हर्ष के चेहरे पर पहली बार एक हल्की राहत दिखाई दी। उसकी आंखों में अब उलझन नहीं बल्कि समझदारी और सच्चाई की चमक थी, जैसे उसे पूरी कहानी का छिपा हुआ सच मिल गया हो। जहां बाकी लोग इस रहस्य में उलझे थे, वहीं हर्ष के लिए ये सब बातें मायने नहीं रखती थीं। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि मधुमती की परदादी के साथ क्या हुआ या दुनिया में और भी दिव्य शक्तियां मौजूद हैं या नहीं। उसका मकसद सिर्फ एक था, वेणुगोपाल खानदान के मुखिया की जान बचाना, और वो काम अब पूरा हो चुका था। गंभीर लेकिन संतुलित आवाज में हर्ष ने कहा, अब आपके खानदान को इस काली शक्ति से मुक्ति मिल गई है।
शतपथी नागार्जुन वेणुगोपाल अब धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। यह सुनते ही वेणुगोपाल जूनियर की आंखें भर आईं। वो तेजी से हर्ष के पास आए। उनके चेहरे पर कृतज्ञता साफ झलक रही थी। शुक्रिया महान डॉक्टर शास्त्री, आपने सिर्फ मेरे ताता की जान ही नहीं बचाई, बल्कि हमारे पूरे खानदान को इस भयानक श्राप से मुक्त कर दिया। आप सच में हमारे रक्षक हैं, दिल से शुक्रिया। उनकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। उसी वक्त वैद्यराज गजधर बाली, वैद्यराज सोमेश हरिहरन, वैद्यराज जयराज अयंगर और बाकी सभी डॉक्टर भी आगे आए। उनके चेहरे पर गर्व नहीं बल्कि विनम्रता थी। मिस्टर शास्त्री, आपकी महान तकनीकों और आयुर्वेदिक ज्ञान की तुलना करना तो हमारे लिए असंभव है। हम आपको पहचान नहीं पाए, इसके लिए हमें खेद है। क्या हमें आपका शिष्य बनने का अवसर मिल सकता है? दिव्य डॉक्टर, कृपया हमें अपना शिष्य बना लीजिए। हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उन बूढ़े आदमियों की आंखों में सच्ची श्रद्धा और सीखने की चाह थी। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर पूरी तरह हर्ष के सामने खुद को झुका दिया था। लेकिन उनकी ये सारी बातें हर्ष के चेहरे पर कोई खास असर नहीं डाल पाईं। उसने ठंडी और कड़क आवाज में कहा, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ मेरी पाट्टी अम्मा के कहने पर आया था। अब जब मरीज ठीक हो गया है तो मुझे चलना चाहिए। उसकी आवाज़ में न कोई घमंड था न कोई भावुकता, बस सादगी और दूरी। यह कहकर हर्ष बिना किसी की तरफ देखे दरवाजे की ओर बढ़ गया। यह देखकर वेणुगोपाल जूनियर और बाकी सभी लोग घबरा गए। उनके दिल में एक ही बात थी, इतना महान इंसान ऐसे ही चला गया तो शायद वो दोबारा कभी न मिले। वे उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़े, लेकिन तभी भैरवी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों में समझ और शांति थी। बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। इस वक्त वो नहीं रुकेगा, उसका स्वभाव ही ऐसा है। फिर उसने हल्के लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आप लोग अभी मरीज का ख्याल रखें। अगर किस्मत ने साथ दिया तो भविष्य में इस बारे में फिर कभी बात होगी। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ और भी जानती हो जो अभी बाकी सब नहीं समझ पा रहे थे। अपनी बात कहने के बाद भैरवी भी जल्दी से हर्ष के पीछे पीछे बाहर चली गई। बहुत ही कम समय में दोनों वेणुगोपाल खानदान की पुश्तैनी हवेली से बाहर निकल गए और कार में बैठकर होटल की तरफ जाने लगे। कार में बैठे बैठे भैरवी को महसूस हुआ कि हर्ष के हाव भाव कुछ बदले हुए थे। वह पूरे रास्ते चुप था, जैसे अंदर ही अंदर कुछ झेल रहा हो। यह देखकर उसके मन में हल्की बेचैनी और चिंता उठी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ हर्ष, तुम ठीक तो हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी है। हर्ष ने उसकी तरफ देखा। हल्की कड़वी मुस्कान उसके होठों पर आई। किसी को प्राचीन श्राप से मुक्ति दिलाना आसान नहीं होता भैरवी। अभी कुछ देर पहले उस रहस्यमयी काले शैतानी जीव को मारते वक्त उसकी सारी काली ऊर्जा मुझे अपने अंदर समानी पड़ी और खुद को उससे बचाने के लिए मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी वजह से अब मुझे पूरी तरह ठीक होने में लगभग आधा महीना लग जाएगा। ये सुनते ही भैरवी के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखने लगी। उसने तुरंत अपने हाथ से हर्ष के माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, क्या ये इतना गंभीर है हर्ष? हर्ष ने हल्की आवाज में कहा, चिंता मत करो। जब तक मैं समय पर खुद का इलाज करता रहूंगा तब तक ये काली ऊर्जा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और करीब 15 दिन में मैं इसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। भैरवी ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रही हो। ठीक है, फिर हम आज रात ही कोयम्बटूर वापस चलते हैं। वहां तुम आराम करोगे ठीक से। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन और जिम्मेदारी थी। कुछ ही देर में उसने कॉल करके अपने खानदान के प्राइवेट जेट का इंतजाम कर दिया। असल में इस बार हर्ष ने अपनी सारी आत्मीय ऊर्जा और अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया था। वह चाहता तो उस काले जीव को आसानी से खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह उस काली ऊर्जा को किसी और के शरीर में जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने सब कुछ खुद सह लिया,
दूसरों की जान बचाने के लिए। हर्ष यही सब सोच रहा था, तभी भैरवी ने फोन खत्म करते हुए थोड़ी नाराजगी और चिंता के साथ कहा, वैसे तुम हमेशा ऐसे जिद्दी और घमंडी क्यों बनते हो, जैसे इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। देखो, इस बार तुम बच गए, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। तुम्हारे बहुत दुश्मन हैं हर्ष। अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो कैसे जीतोगे उनसे। हर्ष को पहली बार उसकी बातों में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे से खतरों को हल्के में ना लूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आम इंसान मुझे हरा पाएगा। ये सुनकर भैरवी ने अपने शरारती अंदाज में हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, क्या तुम इतने दिव्य हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम नियति को भी मात दे सकते हो? उसकी आवाज़ में मजाक था, लेकिन अंदर कहीं हल्की सी जिज्ञासा भी जाग उठी थी। ये कहने के बाद भैरवी सोचने लगी, कहीं हर्ष सच में भविष्य तो नहीं देख सकता। लेकिन तभी अचानक हर्ष ने ड्राइवर से थोड़ी तेज और बेचैन आवाज़ में कहा, गाड़ी रोको, मैंने कहा तुरंत गाड़ी रोको। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे उसे कुछ खोने का डर हो। फिर उसने भैरवी को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और सीधा बाहर कुछ ठेले वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ और उन ठेले वालों से कोई भी 3 चीज़ें लेकर आओ, जल्दी जाओ। उसकी आंखें बाहर टिकी हुई थीं, मानो सच में वहां कोई अनमोल खजाना छिपा हो। हर्ष की इस अचानक हरकत से भैरवी पूरी तरह हैरान रह गई। उसने हल्के उलझन भरे स्वर में कहा, क्या मैं, लेकिन इन ठेले वालों से मैं क्या खरीदूं? असल में उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हर्ष ने अचानक ऐसा क्यों कहा। भैरवी का सवाल सुनकर हर्ष ने इस बार थोड़ी नरमी से लेकिन उतनी ही दृढ़ता के साथ कहा, कुछ भी ले आओ, तुम्हें जो भी पसंद आए, बस जल्दी जाओ। हर्ष के चेहरे के भाव इतने गंभीर थे कि भैरवी बिना और कुछ सोचे गाड़ी से उतर गई। जब ठेले वालों ने इतनी खूबसूरत और सजी धजी लड़की को अपनी तरफ आते देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। खूबसूरत मोहतरमा, आप क्या खरीदना चाहती हैं? यहाँ हर चीज़ सिर्फ 200 रुपए की है। आप क्या देखना पसंद करेंगी? जब भैरवी ने यह सुना तो उसने एक और बार पीछे पलटकर हर्ष की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा और उम्मीद दोनों थी, लेकिन हर्ष का गाड़ी से उतरने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए भैरवी ने खुद ही चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। फिर उसने एक लकड़ी का बॉक्स और 2 और चीज़ों को उठाते हुए हल्की हैरानी के साथ पूछा, 200 रुपये? ये कितना महंगा है? ये छोटा शंख और ये क्या है वैसे? भैरवी की बात सुनकर ठेले वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह मोहतरमा, आपकी नज़रें तो काफ़ी तेज़ हैं। ये बहुत पौराणिक चीज़ है। इसका इस्तेमाल कई महारानियों ने किया है और इसके अंदर बहुत मनमोहक खुशबू है। ये सुनकर भैरवी ने हल्की मुस्कान के साथ एक छोटे से शीशे को देखा और बोली, ठीक है, तो मुझे ये तीनों चाहिए। दरअसल वो शीशा तांबे का था और उसी चमक में उसे कुछ खास महसूस हुआ, इसलिए उसने बिना ज़्यादा सोचे उसे खरीद लिया। तीनों चीज़ों के पैसे देने के बाद भैरवी वापस कार में आ गई। कार में बैठते ही उसने थोड़ी उत्सुकता और थोड़ी उम्मीद के साथ हर्ष को चीज़ें दिखाते हुए कहा, लो, मैं चीज़ें खरीद आई, लेकिन जैसा तुमने कहा था मैं सिर्फ 3 ही चीज़ें लाई हूँ। ज़रा इस लकड़ी के बॉक्स को देखो, ये काफ़ी पौराणिक है और मैंने सुना है कि महारानियाँ इसका इस्तेमाल किया करती थीं। हर्ष ने शांत भाव से कहा, ठीक है, ज़रा दिखाओ। उसने बॉक्स को उठाया, ध्यान से देखा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने धीरे से सिर हिला दिया। वह लकड़ी का बॉक्स उतना खास नहीं था। फिर उसने शीशे को भी देखा, लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं लगा। ये लकड़ी का बॉक्स तो बिल्कुल बेकार है और ये शीशा भी कुछ खास नहीं है। ये सुनते ही भैरवी के चेहरे पर मायूसी साफ दिखने लगी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगा ये काफ़ी अच्छे हैं। मेरा 600 रुपये का नुकसान हो गया। और ये शंख, लगता है ये भी किसी काम का नहीं है।
उसकी आवाज़ में हल्की झुंझलाहट और निराशा दोनों झलक रही थी। लेकिन उसी वक्त हर्ष की नज़र शंख पर पड़ी और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने शंख भैरवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जरा इस शंख में फूंक मारो। भैरवी ने तुरंत नाक सिकोड़ते हुए मना कर दिया, नहीं, ये कितना गंदा है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ से उस शंख को साफ किया और थोड़ी झिझक के साथ उसमें फूंक मार दी। अगले ही पल एक भयानक ऊर्जा की लहर पूरे माहौल में फैल गई। भैरवी का पूरा शरीर कांप उठा, उसके हाथ सुन्न हो गए और शंख उसके हाथ से छूटकर सीट पर गिर गया। उसकी आंखों में डर और अविश्वास दोनों थे। ये शंख, ये तो... हर्ष ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, ये दिव्य गौरव तकनीक है और जहां तक मुझे लगता है ये चीज तुम्हारे खानदान से जुड़ी हुई है। इसे अपने पास रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। भैरवी ने धीरे धीरे उस शंख को उठाया। उसकी उंगलियां अभी भी हल्का कांप रही थीं। शायद मैंने इस शंख को पहले भी देखा है। मेरे पूर्वजों की तस्वीर में एक ऐसा ही शंख उनकी छाती पर था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही हो? ये कहने के बाद भैरवी एक गहरी सोच में डूब गई। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन और जिज्ञासा तैर रही थी। फिर कुछ पल बाद वह एयरपोर्ट पहुंचे और कोयम्बटूर शहर के लिए रवाना हो गए। और कुछ ही देर में वह वापस कोयम्बटूर शहर पहुंच गए। हालांकि आमतौर पर भैरवी हमेशा बकबक करती रहती थी, लेकिन फिलहाल वह असामान्य रूप से शांत थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उसने बस चुपचाप उस शंख को अपने हाथों में कसकर पकड़े रखा, मानो वह सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि कोई खास एहसास हो, और रास्ते भर उसी के बारे में सोचती रही। कोयम्बटूर शहर पहुंचने के बाद गाड़ी से उतरकर वह हर्ष के घर पहुंचे। जब वह कार से उतरे तो भैरवी ने तहे दिल से हल्की सी मुस्कान और कृतज्ञता भरी नज़रों के साथ कहा, शुक्रिया हर्ष, इस शंख के लिए तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर हर्ष ने हल्की सी मुस्कान के साथ सहज अंदाज में कहा, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब तुमने मेरी मदद की तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। जब भैरवी ने यह सुना तो उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई और उसने तुरंत उत्सुकता से पूछा, आखिर तुम इतने कमाल के कैसे हो सकते हो? मेरा मतलब है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये चीज़ उन ठेले वालों के पास थी, और तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि मैं यही शंख चुनूंगी? यह सुनकर हर्ष ने हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वैसे मुझे इस बात पर पूरा यकीन तो नहीं था, लेकिन मैं तुमसे निकलती हुई भाग्य की मजबूत तरंगे महसूस कर सकता हूँ, और आज जो हुआ वह साबित करता है कि फिलहाल तुम्हारा भाग्य अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। असल में जब हम उस जगह से गुजर रहे थे तो तुम्हारे भाग्य की तरंगे और ज़्यादा तीव्र हो गई थी। इसी वजह से मैं समझ गया कि वह ठेले वाली जगह तुम्हारे लिए काफ़ी भाग्यशाली है। इसलिए अगर अभी भी कुछ समय तक जब भी तुम वहाँ जाकर 3 चीज़ें उठाओगी तो चांसेस है कि तुम्हें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। जब भैरवी ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मासूम उत्साह साफ झलकने लगा। उसने थोड़ी शरारत और सपनों भरी आवाज़ में कहा, वाह, यह तो सच में कमाल की बात है। फिर तो अब तुम्हें कॉलेज जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम दोनों साथ में ठेले वालों के पास जाएंगे तो बड़ी कीमती चीज़ें हासिल कर लेंगे और जल्द ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। यह कहने के बाद भैरवी की आंखें चमकने लगी, जैसे उसने अपने सामने एक आसान और चमकदार भविष्य देख लिया हो, जिसमें मेहनत कम और चमत्कार ज़्यादा हों। वहीं उसकी बात सुनकर हर्ष का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसकी आवाज़ में अब गहराई और सच्चाई साफ महसूस हो रही थी। तुम ये सब क्या सोच रही हो? यह सब बस भाग्य की बात है। जब भाग्य खत्म हो जाएगा तो चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उन ठेलों पर जाकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। देखो, जंग के मैदान में एक योद्धा के पास 3 विकल्प होते हैं, लड़ते रहना, हार मान लेना या फिर मौत को गले लगा लेना। इस बीच एक योद्धा कभी भी सिर्फ भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। योद्धा क्या, बल्कि कोई भी इंसान
अपनी पूरी जिंदगी भाग्य के भरोसे नहीं जी सकता। गरीब भाग्य पर निर्भर रहते हैं और अमीर अपना भाग्य खुद बनाने के बारे में सोचते हैं। अगर तुम्हें भी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यह कहते हुए जब हर्ष ने भैरवी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे, थोड़ी हैरानी, थोड़ी सोच और थोड़ी सी मुस्कान, मानो वह उसे नए नजरिए से देख रही हो। उन्हें देखकर हर्ष ने हल्के संकोच के साथ पूछा, क्या मैं कुछ ज्यादा ही बुजुर्गों की तरह बात कर रहा हूं? यह सुनकर भैरवी हंस पड़ी और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन सच कहूं तो यह बहुत मजेदार और गहरी बात है। पर तुम्हें सब कुछ कैसे पता होता है? आखिर तुम हो कौन हर्ष? हर्ष को तारीफ करते वक्त भैरवी के चेहरे पर अचानक से प्यार भरे भाव नजर आने लगे और उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया, जैसे उसके दिल की धड़कनें खुद उसके चेहरे पर उतर आई हों। उस पल उसके होठ और भी ज्यादा आकर्षक लगने लगे, मानो कोई अनकहा एहसास उनमें छिपा हो। उस वक्त भैरवी इतनी प्यारी, मनमोहक और खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर एक पल के लिए खुद को खो सकता था। उसे छूने, उसे अपने करीब महसूस करने की चाहत जाग उठती। हर्ष को भी भैरवी का चेहरा देखकर उसकी तरफ एक अजीब सा अनजाना आकर्षण महसूस होने लगा। ऐसा आकर्षण जिसे वह समझ तो रहा था लेकिन मानना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने अपने दिल की उस हल्की सी हलचल को छुपाते हुए भैरवी के सिर पर हल्की थपकी मारते हुए कहा, अब ये क्यूट बनने का दिखावा मत करो, इस तरह का बर्ताव तुम पर सूट नहीं करता। उसकी आवाज में हल्की सख्ती थी, लेकिन अंदर कहीं एक कोमलता भी छिपी हुई थी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। यह सुनकर भैरवी ने हर्ष की आंखों में देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझ पर क्यूटनेस भी अच्छी लगती है, प्यारा बर्ताव भी अच्छा लगता है और तुम्हारी तरह कठोर व्यवहार भी मुझ पर काफ़ी जचता है। मैं हर स्टाइल में अच्छी लगती हूँ। उसने थोड़ा करीब झुकते हुए धीमी आवाज़ में जोड़ा, अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम ट्राई कर सकते हो। उसकी बातों में शरारत थी, लेकिन आंखों में एक सच्चा मासूम सा अपनापन भी झलक रहा था। जब हर्ष ने यह सुना तो उसने हल्की सी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर उसने अपना सिर हल्के से निराशा में हिलाया, या शायद अपने दिल को समझाने के लिए, और भैरवी को वापस जाकर आराम करने के लिए कहा। उसके बाद वह भी चुपचाप घर के अंदर चला गया। जब वो घर में आया तो उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार पहले ही सो चुका था। घर में एक सुकून भरी खामोशी फैली हुई थी, जैसे हर दीवार दिन भर की थकान के बाद आराम कर रही हो। इसी वजह से हर्ष ने उन्हें उठाया नहीं, और क्योंकि हर्ष को भी अंदर से और बाहर से आराम की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर गिरते ही सो गया। अगले दिन लगभग सुबह 9 बजे तक हर्ष सोता रहा। जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक शांत थकान और हल्की सी ताजगी दोनों साथ नजर आ रही थी। उठने के बाद हर्ष ने अपनी पार्टी अम्मा को शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल के ठीक हो जाने की खबर सुनाई। यह सुनकर वो इतनी ज़्यादा खुश हो गईं कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू अपने आप छलक पड़े। उनकी आवाज़ कांपने लगी जब उन्होंने बताया कि कैसे 30 साल पहले शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल ने उनकी जान बचाने के लिए वक्त पर ब्लड डोनेट किया था, और आज इतने सालों बाद आखिरकार हर्ष ने उस एहसान को चुका ही दिया। उनकी बातें सुनकर हर्ष ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ सामान्य तरीके से जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे। फिर भी उसने अपनी पार्टी अम्मा को वेणुगोपाल खानदान के श्राप के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दरअसल उसकी पार्टी अम्मा की बीमारी शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल के खून के कारण ही पैदा हुई थी। भले ही उनके शरीर के अंदर वह खून बहुत कम था, लेकिन फिर भी एक तरह से वही श्रापित अंश इतने सालों से उन्हें दर्द दे रहा था। हर्ष यह सच जानता था, लेकिन वह यह बात उन्हें बताकर उनके चेहरे की यह मुस्कान छीनना नहीं चाहता था। बहरहाल उस दिन के बाद से लगभग 15 दिन तक हर्ष घर पर ही रहा, ताकि वह अपने शरीर के अंदर बची हुई काली ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर सके। इस दौरान उसने अपना समय पार्टी अम्मा के साथ बिताया। उनकी बातों में,
उनकी हंसी में और उन छोटे छोटे पलों में जो दिल को सुकून देते हैं। साथ ही उसने अपने पापा को कुछ इलाज के नए तरीके भी सिखाए, जैसे वह अपने अनुभव को उनके साथ बांटना चाहता हो। इसी बीच नया महीना भी शुरू हो गया और एक रात सोनम कॉलेज से जल्दी घर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन आंखों में उत्साह चमक रहा था। उसने हर्ष से कहा, भैया, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में केवल 3 दिन रह गए हैं, क्या आप तैयार हैं? इस बार मैं आपके साथ पहले स्थान के लिए मुकाबला करूंगी। जब हर्ष ने यह सुना तो उसने शांत स्वर में कहा, अच्छा, एग्जाम्स 3 दिन में है, फिर तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। उसकी आवाज़ में मजाक भी था और एक सच्चा प्रोत्साहन भी। यह कहने के बाद हर्ष को अचानक याद आया कि पिछली बार एग्जाम्स के बाद एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस याद ने एक पल के लिए उसके चेहरे की मुस्कान को हल्का सा फीका कर दिया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। अब आखिरकार एक और बार एग्जाम्स देने का वक्त आ गया था। अपने मन में उसने धीरे से कहा, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के बाद गौरव शास्त्री और अनीता तिवारी की शादी होगी। आखिरकार वो दिन आने ही वाला है। यह सोचते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ गई, जिसमें न जाने कितनी बातें छिपी हुई थीं। ऐसे ही यह 3 दिन भी पलक झपकते ही बीत गए और फिर एग्ज़ाम्स का दिन आ गया। उस दिन सोनम और हर्ष सुबह सुबह एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकल गए। रास्ते भर दोनों चुप थे, लेकिन उनके दिलों में हल्का सा तनाव और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे थे। जब वह एग्जामिनेशन हॉल की एंट्रेंस पर पहुंचे तो वहां पर कई सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। साथ में उनके साथ उनके माता पिता भी थे। सभी के माता पिता के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे उनकी मुस्कान के पीछे छिपा डर सिर्फ वही समझ सकते थे। असल में माता पिता को पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालने और पढ़ाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। साथ में उन्हें अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी बात की फिक्र भी होती है। और अभी तो उनके बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे, इसलिए उनकी चिंता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब सोनम ने यह सब देखा तो उसके दिल में भी एक अजीब सी भावना उठी। उसने अपने भैया का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया, आपको एग्ज़ाम में पूरी जी जान लगा देनी होगी और हम दोनों को ही अच्छे नंबर लाने होंगे ताकि पापा खुश हो जाएं। यह कहते वक्त उसकी आंखों में उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों झलक रही थी। यह सुनकर हर्ष ने मुस्कुराते हुए लेकिन अंदर से उसकी भावनाओं को समझते हुए कहा, हाँ दादी अम्मा, ठीक है, तुम भी अच्छे से एग्ज़ाम देना। उसकी आवाज़ में हल्का मजाक था, लेकिन दिल में अपने परिवार के लिए एक शांत सा संकल्प भी छिपा था। दरअसल दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना अपनी किस्मत बदलने का एक सुनहरा मौका था और ज़िंदगी में बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता था। लेकिन हर्ष के लिए यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। यह उसके विशाल समंदर जैसे जीवन में एक छोटी सी पानी की बूंद जितना ही महत्वपूर्ण था। फिर भी वह सोनम के लिए इस पल को गंभीरता से ले रहा था। इस बारे में सोचते हुए हर्ष सोनम के साथ एग्जामिनेशन हॉल में गया और कुछ ही देर में पहले सब्जेक्ट का एग्ज़ाम शुरू हो गया। जब हर्ष ने एग्ज़ाम पेपर को देखा तो उसे वह काफ़ी आसान लगा, और लगता भी क्यों नहीं, आखिर हर्ष जैसे बुद्धिमान इंसान के लिए कोई भी भाषा या चीज़ सीखना काफ़ी आसान था। जब वह नागलोक में था तो उसने अनेकों भाषाएं सीखी थी और अपनी तपस्या से अपार ज्ञान हासिल किया था। लेकिन आज वह सिर्फ एक छात्र की तरह शांत बैठा था, जैसे अपनी असली पहचान को छुपा रहा हो। हर्ष ने एक गहरी सांस लेकर एग्ज़ाम देना शुरू किया। उसकी कलम तेज़ी से चल रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जैसे ही उसका पेपर खत्म हुआ तो उसने एक बार अपने सारे जवाबों की जांच की, फिर एग्ज़ाम पेपर सबमिट कर दिया। ऐसे ही 2 दिन तक लगातार एग्ज़ाम हुए और बहुत आसानी से हर्ष ने हर एक एग्ज़ाम दे दिया। उसके लिए यह सब बहुत सामान्य था, लेकिन आसपास के स्टूडेंट्स के लिए हर पेपर जैसे एक जंग की तरह था। आखिरी एग्ज़ाम के वक्त हर्ष ने समय से 10 मिनट पहले ही पेपर सबमिट कर दिया और एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली, जैसे एक औपचारिक जिम्मेदारी खत्म हुई हो।
फिर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर वाले मैदान में आकर वह सोनम का इंतज़ार करने लगा। उस वक्त पर हर्ष को एहसास हुआ कि वहाँ पर कई सारी महंगी और शानदार गाड़ियाँ एक लाइन में खड़ी थीं। वह सभी लैम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज़ जैसी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ थीं। उन गाड़ियों की चमक और माहौल में मौजूद रौब साफ बता रहा था कि यहाँ कोई खास व्यक्ति मौजूद है। इसके अलावा वो कॉलेज कैंपस के ग्राउंड में खड़ी थी, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी। साथ में वहाँ पर कुछ प्रोफेसर्स भी खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक प्रिंसिपल सुधांशु नाथन भी थे। वह सभी एक जवान लड़के को घेरे हुए थे, जो हंसते हुए सबसे बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक तरह का अधिकार झलक रहा था। वहीं आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्होंने उस जवान लड़के की भयानक आभा के कारण उसके करीब जाने की हिम्मत तक नहीं की थी। हर्ष ये सब ध्यान से देख ही रहा था कि तभी सोनम पीछे से आई। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं और चेहरे पर हल्की नाराज़गी साफ झलक रही थी। उसने कहा, भैया, इन सब ने गौरव शास्त्री को घेरा हुआ है, वो वापस आ गया है। ये कहते वक्त सोनम की आवाज़ में नाराज़गी के साथ एक दबा हुआ डर भी था। ये सुनकर हर्ष ने हैरानी से कहा, ओ अच्छा, तो वो यहाँ पर आया है। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी नहीं थी, पुरानी यादों की एक हल्की सी परछाई भी उभर आई थी। असल में हर्ष को गौरव शास्त्री के वहाँ होने पर काफ़ी हैरानी हो रही थी। दरअसल हर्ष का चचेरा भाई गौरव शास्त्री उससे 1 घंटे पहले पैदा हुआ था और हमेशा से ही उसे शास्त्री खानदान से काफ़ी लाड प्यार मिला था। बचपन से ही उसे जो भी चाहिए होता था वो उसे हासिल कर लेता था। यहाँ तक कि हर्ष की मंगेतर कहलाने वाली अनीता तिवारी को भी उसने अपना बना लिया था। ये याद आते ही हर्ष के दिल में एक पल के लिए हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। दिखने में गौरव शास्त्री काफ़ी लंबा और हैंडसम था, और क्योंकि बचपन से ही वह कलरी पायट्टू का अभ्यास करता आ रहा था, इसी वजह से वह काफ़ी ताकतवर और भयानक आभा अपने साथ लिए हुए था। उस भीड़ में खड़े होकर भी गौरव शास्त्री सबसे अलग लग रहा था। चाहे बात प्रिंसिपल नाथन की हो या किसी और की, वह सब बस उसकी मौजूदगी को और भव्य बना रहे थे। हर्ष अभी गौरव शास्त्री को देख ही रहा था कि तभी एक प्रोफेसर ने कहा, गौरव, जब भी आपके पास खाली वक्त हो तो आपको कभी कभार तो कॉलेज आ ही जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के सभी स्टूडेंट के लिए तमिलनाडु राज्य का टॉपर एक प्रेरणा की तरह है। ये सुनकर गौरव शास्त्री ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कलरी पायट्टू आर्ट्स यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर कोई भी राह चलता दाखिला ले सकता है। भले ही सबको लगता है कि वहाँ जाने के लिए कड़ी मेहनत ज़रूरी है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ इंसान का टैलेंटेड होना भी उतना ही ज़रूरी है। पर खुशकिस्मती की बात है कि कम से कम हमारे कॉलेज से 2 स्टूडेंट तो कलरी पायट्टू आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाने में कामयाब रहेंगे ही। गौरव शास्त्री की बात सुनकर बाकी प्रोफेसर भी हल्की मुस्कान के साथ हामी भरने लगे, मानो उन्हें पहले से ही इस बात पर पूरा भरोसा हो। बेशक अनीता इस बार अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम पास कर पाएगी। इस साल तो उसके पूरे राज्य में टॉपर बनने के भी काफ़ी आसार है। हाँ, सही कहा, और अगर ऐसा हुआ तो शास्त्री खानदान की मान प्रतिष्ठा पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सच में शास्त्री खानदान के कारण कोयम्बटूर शहर का भी काफ़ी नाम हो रहा है। अब अगर भविष्य में हम कहीं भी गए और वहाँ हमने अपने 2 स्टेट टॉपर्स का जिक्र किया तो हमारा भी कितना नाम होगा। और ऐसे ही वह सभी शास्त्री खानदान और गौरव शास्त्री की तारीफ़ों के पुल बांधने लगे। उनके शब्दों में प्रशंसा तो थी ही, लेकिन कहीं न कहीं एक दबाव भी छिपा था, क्योंकि गौरव शास्त्री उनके सामने खड़ा था और उसके सामने कुछ और कहना आसान नहीं था। वहीं उन सब की बातें सुनकर गौरव शास्त्री ने एक गहरी नज़र कॉलेज पर डाली, जैसे वह हर कोने में अपनी उपलब्धियों की छाप देख रहा हो, और फिर शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, यह अच्छी बात है। पिछले साल केवल 1-2 नंबर के कारण अनीता पूरे तमिलनाडु में प्रथम आने से चूक गई थी, इसलिए इस साल वह फिर से पढ़ाई कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि पहला स्थान प्राप्त करने में उसे कोई दिक्कत होगी। ये सुनकर एक नए प्रोफेसर ने थोड़ा उत्साहित होकर और माहौल को हल्का करने की कोशिश में हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा, अनीता काफ़ी काबिल है और बेशक वह कलरी पायट्टू आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लेगी।
वैसे सोनम भी हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा कर रही है, उसे भी काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। जैसे ही गौरव शास्त्री ने ये सुना, उसके चेहरे की रेखाएं अचानक तन गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए असहजता और झुंझलाहट साफ झलक गई। उसने धीमे लेकिन ठंडे अंदाज में पूछा, आप किस सोनम की बात कर रहे हैं?" ये सुनकर नए प्रोफेसर ने बिल्कुल सहज भाव से जवाब दिया, "मैं सोनम शास्त्री की बात कर रहा हूँ। वो भी पढ़ने में काफ़ी अच्छी है। सच में शास्त्री खानदान के लोग पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं और उनकी परवरिश भी बहुत अच्छे से की गई है।" ये कहते हुए वो प्रोफेसर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी इस मासूम मुस्कान के पीछे छिपी अनजानी गलती ने पूरे माहौल को अचानक भारी बना दिया। बाकी सभी के चेहरे की मुस्कान एकदम से जम गई, जैसे किसी ने अचानक खुशी पर ब्रेक लगा दिया हो। दरअसल शास्त्री खानदान काफ़ी प्रसिद्ध था और इसी वजह से जब शास्त्री खानदान ने हर्ष और उसके परिवार के बाकी सभी लोगों को घर से निकाला था, तो ये बात हर जगह फैल गई थी। इसके अलावा 2 साल पहले हर्ष का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा लोग हर्ष और गौरव शास्त्री के रिश्ते के बारे में जानते थे। इसलिए प्रोफेसर की बात सुनकर सभी के मन में एक ही डर उभर आया, कहीं गौरव शास्त्री को ये बात बुरी न लग जाए। वहीं प्रोफेसर की बात सुनकर गौरव शास्त्री की मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो गई। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई और उसकी आंखों में एक ठंडी दूरी साफ नजर आने लगी। फिर उसने रौबदार लेकिन भीतर छिपे गुस्से के साथ कहा, "मिस्टर शरद जयदेव, एक प्रोफेसर होने के नाते आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए।" उसने एक पल रुककर सबकी तरफ देखा, जैसे हर किसी को अपनी बात का असर महसूस कराना चाहता हो, और फिर ठंडे स्वर में बोला, "आप ये बात ध्यान में रखें कि सोनम हमारे शास्त्री खानदान का हिस्सा नहीं है।" जब सभी प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल सुधांशु नाथन ने गौरव शास्त्री की बात सुनी, तो उनके चेहरे के भाव सच में बदल गए। कुछ के चेहरे पर असहजता थी, तो कुछ के अंदर हल्का डर भी साफ झलक रहा था। फिर प्रिंसिपल सुधांशु नाथन ने ज़बरदस्ती एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, "सही कहा आपने। भले ही सोनम शास्त्री खानदान से आई थी, लेकिन अब वह शास्त्री खानदान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है।" उनकी आवाज़ में झिझक साफ महसूस हो रही थी। ये सुनकर गौरव शास्त्री ने उन्हें देखने की भी जहमत नहीं उठाई, जैसे उनकी मौजूदगी ही उसके लिए मायने नहीं रखती हो। उसने ठंडी और कठोर आवाज़ में कहा, "जब आपको ये पता है तो बेहतर होगा कि आपके कॉलेज में ऐसी बकवास बातें न हो। हर कोई हमारे शास्त्री खानदान का सदस्य नहीं माना जा सकता।" उसकी आंखों में घमंड के साथ साथ एक चेतावनी भी साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इन अफवाहों को रोक दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप शास्त्री खानदान की इज्जत का ख्याल रखेंगे। ये सुनकर प्रिंसिपल और बाकी सभी ने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा दबाव और असहजता बैठ गई थी। तभी एग्ज़ाम खत्म होने की बेल बजी और जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे, माहौल का तनाव धीरे धीरे हलचल में बदल गया। भीड़ के बीच अनीता किसी चमकते चांद की तरह आगे आ रही थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने दूर से गौरव को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। "गौरव, आखिरकार तुम आ ही गए।" उसकी आवाज़ में सच्ची खुशी थी। वह लगभग दौड़ते हुए उसके पास आई और जैसे ही उसे गले लगाने वाली थी,